आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। डुलोंग एंड पेटिट रूल के अनुसार सॉलिड की जो स्पेसिफिक हीट होती है उसकी वैल्यू फिक्स 3R के इक्वल होती है। लेकिन जब हम स्पेसिफिक हीट की वैल्यू एक्सपेरिमेंट के थ्रू सॉलिड की ज्ञात करते हैं तो वो हमें इस प्रकार से मिलती है कि जब एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर होता है तो वह Cv की वैल्यू 0 होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ Cv की वैल्यू भी इंक्रीज होती है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है Cv की वैल्यू भी बढ़ती जाती है और हाई टेम्परेचर पर Cv की वैल्यू जो है वो 3R के इक्वल होती है। अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो डुलोंग एंड पेटिट लॉ की मैच नहीं करती है। तो इस आधार पर आइंस्टाइन ने 1905 में क्वांटम थ्योरी के पर बेसिस सॉलिड्स के लिए स्पेसिफिक हीट के लिए फार्मूला ड्राइव किया और यह जो उन्होंने फार्मूला ड्राइव किया वह फार्मूला क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है। और क्वांटम थ्योरी के अनुसार या हम कहें कि प्लैंक ऑसिलेटर के अनुसार जो प्लैंक ऑसिलेटर्स होते हैं उनकी एनर्जी जो है वह कंटिन्यूस नहीं होती बल्कि वह एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट होती है। स्पेसिफिक हीट के लिए आइंस्टीन ने जो परिकल्पनाएं की, जो एजम्पशंस किए वो इस प्रकार हैं कि जो ठोस है उसके सभी जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह व्यवहार करेंगे। सेकंड, जितने भी एटम्स हैं उनकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो सारी समान होगी, इक्वल होगी। और जो हर एक एटम है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू है वो 3 होगी। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर जो इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी होगी वह 0 के इक्वल होगी। और प्लैंक के क्वांटम प्रिंसिपल के अनुसार जो एटॉमिक ऑसिलेटर्स हैं उनकी एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होगी बल्कि वो डिस्क्रीट होगी, विविक्त होगी। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है Cv इक्वल टू dE/dt। यहाँ E जो है वो n एटम की टोटल एनर्जी है और E की वैल्यू यदि हम यहाँ रख दें तो E इक्वल टू होता है n इंटू 3h न्यू ओवर E की पावर h न्यू बाई KT माइनस 1। तो जो Cv की वैल्यू मिलती है वो हो जाती है 3n h न्यू d/dt 1 बाई E की पावर h न्यू बाई KT माइनस 1। यहाँ 1 बाई E की पावर h न्यू बाई KT माइनस 1 को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टेम्परेचर T से। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले हमें फंक्शन की जो पावर है उस फंक्शन की पावर को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो फिर इसकी वैल्यू आती है यहाँ से -1 और E की पावर h न्यू बाई KT माइनस 1 की होल स्क्वायर। इसके बाद हम फंक्शन में E की पावर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू हमें मिलती है E की पावर h न्यू बाई KT। हम पावर में जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास में जो वैल्यू मिलती है वो मिल जाती है -h न्यू बाई KT, क्योंकि h न्यू बाई KT कॉन्स्टेंट है और 1/t का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/t स्क्वायर मिलेगा। इस प्रकार हमारे पास Cv की वैल्यू हो जाती है 3n h न्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय E की पावर h न्यू बाई KT माइनस 1 का होल स्क्वायर E की पावर h न्यू बाई KT इंटू -h न्यू बाई KT, जिससे इसको सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू मिल जाती है 3n h स्क्वायर न्यू स्क्वायर KT स्क्वायर इंटू में E की पावर h न्यू बाई KT होल डिवाइडेड बाई E की पावर h न्यू बाई KT माइनस 1 का होल स्क्वायर। K से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें हम तो फिर हमारे पास में यहाँ K स्क्वायर मिल जाएगा। n इंटू K जो है वो गैस कांस्टेंट R के इक्वल होता है। तो n इंटू K की वैल्यू पुट कर दें
और एच न्यू बाई के टी का होल स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सी वी की वैल्यू मिलती है, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। थीटा इक्वल टू एच न्यू बाई के लें तो एच न्यू बाई के टी को हम थीटा बाई टी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 की जो फॉर्म है वो यह भी मिल सकती है, सी वी इक्वल टू 3r ई की पावर थीटा बाई टी डिवाइडेड बाई ई की पावर थीटा बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू थीटा बाई टी का होल स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी म्यू ई सॉलिड के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिस पर उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सेम मिलती है इक्वेशन नंबर 1 से, तो वह जो फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी को हम आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इक्वेशन 1 से जो हमारे पास ये यहाँ म्यू आता है, म्यू की वैल्यू हम एक पर्टिकुलर वैल्यू म्यू ई रखें, उस पर्टिकुलर वैल्यू पर जो सी वी की वैल्यू है वो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो हमें सेम मिलती हो, तो फिर वह जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर सॉलिड के लिए जो है वो आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आइंस्टीन टेम्परेचर थीटा ई पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी है जिसे हम आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं पर्टिकुलर सॉलिड के लिए, उस फ्रीक्वेंसी के लिए जो टेम्परेचर थीटा ई की वैल्यू होती है वह मान जो है उस ठोस विशेष के लिए आइंस्टीन ताप थीटा ई कहलाता है। तो थीटा ई की वैल्यू हो जाएगी एच न्यू ई बाई के, क्योंकि थीटा इक्वल टू होता है एच न्यू बाई के। तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी म्यू ई के लिए जो टेम्परेचर होगा वह थीटा ई इक्वल टू होगा एच न्यू ई बाई के। इसे आइंस्टीन टेम्परेचर थीटा ई कहते हैं। एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, म्यू ई जो है वह आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी है और के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब इक्वेशन 1 के अनुसार हम लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर या 0 केल्विन टेम्परेचर पर CV का जो वैल्यू है या CV से जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको डिस्कस करेंगे। CV इक्वल टू 3R इंटू ई की पावर एच न्यू बाई के टी डिवाइडेड बाई ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में एच न्यू बाई के टी का होल स्क्वायर होता है। सॉलिड की स्पेसिफिक हीट एट हाई टेम्परेचर पे वैल्यू क्या होगी, यह हम ज्ञात करना चाहते हैं। सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर एच न्यू बाई के टी की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उस सिचुएशन में एच न्यू बाई के टी की जो वैल्यू है वह कम हो जाएगी। इक्वेशन 1 में जो फंक्शन है ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 प्लस एच न्यू बाई के टी प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एच न्यू बाई के टी का होल स्क्वायर एंड डैश डैश माइनस 1। अब क्यों एच न्यू बाई के टी की वैल्यू बहुत कम है, तो हम इस सिचुएशन में जो हायर टर्म है पावर की एच न्यू बाई के टी का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, तो उनको हम नेग्लिजिबल ले सकते हैं क्योंकि एच न्यू बाई के टी की वैल्यू बहुत ही कम है। तो इस प्रकार फंक्शन ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है वह एच न्यू बाई के टी के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो फिर इक्वेशन 1 को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस सिचुएशन में जो है वो एच न्यू बाई के टी जो है वो एच न्यू बाई के टी के होल स्क्वायर से डिनोमिनेटर और नोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगी, जिससे से CV की जो वैल्यू है वो हमें 3R ई की पावर एच न्यू बाई के टी मिलती है। ई की पावर एच न्यू बाई के टी को फिर एक्सपेंड कर दें, हमारे पास वैल्यू मिलती है 3R 1 प्लस एच न्यू बाई के टी प्लस एंड सो ऑन। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो उस सिचुएशन में T टेंड्स टू इन्फिनाइट होने से एच न्यू बाई के टी की वैल्यू 0 के लगभग होगी। तो एच न्यू बाई के टी और हायर टर्म जो है वो नेग्लिजिबल होगी, जिससे CV की जो वैल्यू है वो 3R के इक्वल होगी। तो हाई टेम्परेचर पे CV जो है वो 3R मिलता है और यह जो रिज़ल्ट है वह डुलोंग एंड पेटिट लॉ के साथ में बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि डुलोंग एंड पेटिट लॉ के अनुसार CV की जो वैल्यू है वह सॉलिड के लिए 3R होती है। इस प्रकार एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो यह शो करता है कि CV की जो वैल्यू है वो हाई टेम्परेचर पे 3R के इक्वल होती है, जो कि आइंस्टीन का जो फार्मूला है उससे
एकदम सही बैठता है। बहुत कम टेम्परेचर पे सॉलिड की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर बहुत कम होगा तो h/kT की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जिससे फंक्शन e⁻h/kT-1 में जो 1 है वो e⁻h/kT के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, तो हम इसको जो है वो 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में जो इक्वेशन 1 है उसमें जो फंक्शन e⁻h/kT-1 है उसमें से 1 को हटा दें, नेगलेक्ट कर दें, तो हमारे पास यह टर्म जो है वो इस फॉर्म में मिलती है। अब e⁻h/kT जो है वो कैंसिल आउट होगी एक पावर में, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू मिलती है CV की वो हो जाती है 3R 1/e⁻h/kT इंटू h/kT का होल स्क्वायर, जिससे CV की जो वैल्यू मिल जाती है वो हो जाती है 3R h/kT का होल स्क्वायर। और जो डिनोमिनेटर में टर्म है हमारे पास फंक्शन है e⁻h/kT, उसको हमने एक्सपेंड कर दिया है, तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 + h/kT + 1/2 h/kT का होल स्क्वायर एंड सो ऑन मिलती है। अब यह जो वैल्यू मिलती है इसमें h/kT से डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में डिवाइड कर दें, तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो वैल्यू मिल जाती है वो इस प्रकार होती है 3R × 1 होल डिवाइडेड बाय 1/h/kT का होल स्क्वायर प्लस 1/h/kT प्लस 1/2 प्लस 1/3 h/kT। और अब बाकी और जितनी भी टर्म होंगी वो h/kT के हायर पावर के अंदर होंगी। अब क्योंकि t टेंड्स टू 0 है तो उस सिचुएशन में h/kT की वैल्यू जो है वो इन्फिनाइट हो जाएगी, तो जिससे CV की जो वैल्यू है वह 0 के इक्वल हो जाती है। तो इस प्रकार जब बहुत कम टेम्परेचर हो तो सॉलिड की जो स्पेसिफिक हीट है वो 0 के इक्वल मिलती है हमें, और यही एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी यही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन 1 है वह लो टेम्परेचर पर भी और हाई टेम्परेचर पर भी जो नियरली एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के इक्वल जो है वह वैल्यू हमें देती है। तो आइंस्टाइन का जो फार्मूला है CV के लिए जिसे इक्वेशन 1 में दिखाया गया है, वह एटॉमिक हीट कैपेसिटी जो है सॉलिड्स के लिए वह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसके नियरली सेम वैल्यू देता है ज़्यादातर एलिमेंट्स के लिए।